वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जीएस की इंडियन पॉलिटी की ये चौथी क्विज है। इससे पहले की 3 क्विज चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, उनको आप देखिएगा और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्न के उत्तर से करते हैं। तो कल आपसे पूछा गया था कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को कितने सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत होती है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 50 सदस्य। तो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन के लिए लोकसभा में 50 सदस्यों की समर्थन की ज़रूरत होती है। इसके बिना इसको आगे नहीं पारित नहीं किया जा सकता। अब आज के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 महीने। तो संसद के 2 सत्रों के बीच संविधान के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। संसद के 1 वर्ष के कार्यकाल में कुल 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। गौरतलब है कि बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करते हैं। और यह अधिकार किसमें है राष्ट्रपति का? अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने का अधिकार है। अंग्रेजी व हिंदी के अलावा संसद सदस्य अपनी मातृभाषा में भी संसद में बोल सकते हैं। और एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान भी है। अब इससे पहले मैं कल के क्वेश्चन की बात कर रहा था, अविश्वास प्रस्ताव। तो इसमें थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। अविश्वास प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 75 में है और यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। यानी कि लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए मंत्रिपरिषद को इस अविश्वास प्रस्ताव को पास करना होता है। यह केवल 1 लाइन का प्रस्ताव होता है और यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त करता है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यदि इतने सदस्य नहीं होते हैं तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति ही नहीं देते हैं। और अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा करने के लिए 1 या 2 दिन का समय भी चाहिए। चर्चा के अंतिम दिन मतदान के जरिए इसके निर्णय की घोषणा की जाती है। अगर इसको मंजूरी मिल गई, यानी कि ये पारित हो गया, तो सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन को यह साबित करना होता है कि उन्हें सदन में जरूरी समर्थन प्राप्त है। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है और इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इसका फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। मनी बिल पर राज्यसभा सिर्फ सलाह ले सकती है और लोकसभा उनकी सलाहों को मानने और न मानने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि धन विधेयक पर जो अंतिम फैसला होता है वो लोकसभा का ही होता है। 14 दिन में अगर राज्यसभा मनी बिल को लोकसभा वापस नहीं भेजती है तो उसे स्वतः पारित मान लिया जाता है। अब धन विधेयक किसमें है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 में किसी विधेयक के धन विधेयक होने का नियम है। इसके लिए बाकायदा शर्तें भी कुछ दी गई हैं। और अनुच्छेद 117 के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसका फैसला लोकसभा का स्पीकर करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसमें स्पीकर का निर्णय ही अंतिम होता है। अगला क्वेश्चन, संसद और राज्य विधानसभाओं की अतिरिक्त संवेदनशीलता पर रोक कैसे लग सकती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायिक समीक्षा से। तो न्यायपालिका संवैधानिक प्रणाली के तहत संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता को बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। इसी में एक शब्द है न्यायिक सक्रियता या न्यायिक समीक्षा। यह शब्द न्यायाधीशों के निर्णय को संबंधित करता है। इसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है और यह भारतीय संविधान और ब्रिटेन के संविधान में ही है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्र से भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को अपनाया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। भारत के संविधान में विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्वों को समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद से प्रेरित आदर्शों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संविधान में शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं क्या हैं? नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में महती भूमिका निभाते हैं और यह यद्यपि अपनी प्रकृति में न्यायोचित नहीं है, यानी कि इन्हें न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता न्यायालय द्वारा। आपको
यहाँ पे बता दूँ कि मौलिक अधिकार जो हैं वो न्यायोचित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के शासन में मूलभूत है, अर्थात कानून बनाते समय राज्य द्वारा इन्हें लागू करने की अपेक्षा की जाती है, या राज्य के ऊपर है वो लागू करे या ना करे। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान के संघ, राज्य या समवर्ती सूची में जो उल्लिखित नहीं होती उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है, या किसमें निहित हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद। तो अनुच्छेद 252 के तहत संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन अनुच्छेद 248 के तहत भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास है, ना कि राज्यों के पास, अनुच्छेद 248 के तहत। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो सदस्यों को शपथ दिलाता है और एक स्थायी स्पीकर चुने जाने तक अपना प्रभार धारण करता है। तो 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर हुए थे, यानी कि 2019 में जो लोकसभा गठन हुआ था वो हुए थे बीजेपी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को ही बनाया जाता है, और वीरेंद्र कुमार भारत की 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वर्तमान लोकसभा में। प्रोटेम स्पीकर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है और जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं होने तक सदन की कार्रवाई संचालित करता है। प्रोटेम लैटिन भाषा की प्रो टेम्पोर शब्द का संक्षिप्त रूप है, जिसका कि मतलब है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर का जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य उद्देश्य कह लो, वो होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। अब राज्यसभा की बात चल ही गई है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है, 79 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है, और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्र में मनोनीत भी किए जाते हैं। ज्ञातव्य होगा आपको कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं किया जा सकता, और राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति, जो कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की सबसे सर्वाधिक संख्या है, 31 संख्या है। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति जो कि उपराष्ट्रपति ही सभापति का कार्य संभालते हैं, और एक होते हैं उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन। जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। हाल ही में हरवंश सिंह थे, लेकिन उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो अब वो उपसभापति के पद से भी मतलब उपसभापति भी नहीं रह गए। तो यानी कि उपसभापति का कार्यकाल तय नहीं होता है, जबकि सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का तय होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या। यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है, निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछा गया है। तो जब अधिकतम संख्या की बात की तो अभी मैंने बताया था कि अधिकतम सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं 250। अब जब आपको ये पता होगा कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, और इसके साथ आपको एक चीज़ और पता होगी कि 12 सदस्यों का राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन करते हैं, तो 250 में से जब आप 12 को माइनस कर देंगे तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा 238। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं? 245, जिनमें कि 12 है निर्वाचित। तो अब 245 में से जब 12 को निर्वाचित करते हैं तो बचते हैं 233। तो वर्तमान में राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो हैं 233, अधिकतम हो सकती है 238। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। तो सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं, एक बजट अधिवेशन जो कि फरवरी से मई चलता है, मानसून अधिवेशन जुलाई से अगस्त चलता है, और शीतकालीन अधिवेशन जो नवंबर से दिसंबर चलता है। लेकिन राज्यसभा में 4 सत्र होते हैं, क्योंकि राज्यसभा में जो बजट का अधिवेशन होता है उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा में एक वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण से संसद के सत्र की शुरुआत होती है, बजट सत्र की, और राष्ट्रपति दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार रखता है।
अगला क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल यानी कि 0 आवर किस देश की देन है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अब शून्यकाल क्या होता है? तो 0 आवर संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है। और इसका जो समय होता है वो होता है 12 बजे का, 12 से 1। तो 12 बजे प्रारंभ होने के कारण आप देखते हैं जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है इसमें 12 बजे को 0 से दर्शाया जाता है, इसीलिए इसको 0 आवर बोला जाता है। ठीक है, और किस देश की देन है? भारत की देन है। भारत ने 1962 में इस व्यवस्था को संसद में शुरू किया था। अब इसमें होता क्या है? तो शून्य काल यानी कि 0 आवर के दौरान कौन सा मामला उठ खड़ा हो या सरकार पर किस तरह का आक्रमण कर दिया जाए, इसका कोई उल्लेख नहीं होता। यानी किसी भी प्रकार के प्रश्न को इसमें पूछा जा सकता है, कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठाया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/3, 1/3। तो विधान परिषद संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों की तरह 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ध्यान देने वाली बात अब यहाँ पे अब आ रही है कि राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है। विधान परिषद को भी विघटित नहीं किया जाता, लेकिन विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि राज्य विधान परिषद को विघटित किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आज का प्रश्न, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश कितनी अवधि के लिए प्रभावी होगा? यहाँ ध्यान देने वाली ये होगा कि राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही साथ आपको बताना है कि जीएस की जो इंडियन पॉलिटी की चल रही है उसका ये 4था वीडियो है। तो ये आपको सीरीज कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तभी इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। थैंक यू।